अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक ग्रामर। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूं कि आज के इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन होता क्या है और उसके 9 काइंड्स पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। और उसके बाद हम नाउन जेंडर पढ़ेंगे, फिर उसके जो 4 काइंड्स होते हैं वो भी पढ़ेंगे। एंड इन द लास्ट हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है और उसकी जो 9 काइंड्स होती हैं और उन काइंड्स में जो डिफरेंसेस होते हैं, कुछ जैसे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन का डिफरेंस, इंटरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन का डिफरेंस, और केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीडियो ड्यूरेशन थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं, ठीक है, तो फिर मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप नाउन, नाउन जेंडर और प्रोनाउन और इनके तमाम तरह काइंड्स ज़िंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। तो चलें आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। ये नाउन होता कौन है? नाउन कुछ भी नहीं होता। नाउन किसी भी चीज़ का नेम होता है। देखें, इस यूनिवर्स में जो भी चीज़ होती है, ईच एंड एवरीथिंग, उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है और उसी को ग्रामर में नाउन कहते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन क्या है इसकी? नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नाम वाला लफ्ज़ होता है, नाम। नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन किसी भी चीज़ का नेम होता है। इन अदर वर्ड्स, नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल और फीलिंग। नाउन किसी भी पर्सन, किसी आदमी का, किसी जगह का, किसी चीज़ का, किसी जानवर का या किसी भी फीलिंग का नेम होता है। पर्सन का जैसे अली, प्लेस का जैसे होटल, स्कूल एक्सेट्रा, थिंग का जैसे पेन, बॉल, मोबाइल एक्सेट्रा, एनिमल का जैसे लॉयन, डॉग, एलिफेंट, हॉर्स एक्सेट्रा, फीलिंग का जैसे लव। सो दीज आर द नेम्स। ओके, नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है, फिर वो कोई भी चीज़ हो तो उसको हम नाउन कहते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं? दीज आर द नेम्स ऑफ कॉमन प्लेसेस, कॉमन पीपल, कॉमन थिंग्स एंड कॉमन एनिमल्स। एंड प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ प्रॉपर पीपल, प्रॉपर प्लेसेस, प्रॉपर थिंग्स एंड प्रॉपर एनिमल्स। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। कॉमन नाउन्स जैसे कॉमन पीपल, कॉमन पर्सन जैसे बॉय, कॉमन प्लेस जैसे होटल, कॉमन थिंग जैसे पेन, कॉमन एनिमल जैसे लॉयन। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल देखते हैं। प्रॉपर पर्सन जैसे अली, प्रॉपर प्लेस जैसे मक्का होटल, प्रॉपर थिंग जैसे बाल पेन, प्रॉपर एनिमल जैसे अफ्रीकन लॉयन। अब इन दोनों एग्जांपल्स को आप कंपेयर करें। देखें, कॉमन नाउन जैसे है कॉमन पर्सन जैसे बॉय है, बॉय का मतलब क्या होता है? लड़का। अब कॉमन नाउन्स क्या होते हैं? वो नाउन्स होते हैं जो हम सभी के लिए कॉमन इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब अगर देखें, मैं नादिर हूँ तो मैं भी बॉय हूँ, लड़का हूँ। अगर कोई अली है तो वो भी बॉय है। अगर कोई अरसलान है या कोई भी नेम हो, कोई भी लड़का हो तो वो बॉय ही होगा। मैं भी बॉय हूँ, वो भी बॉय, ये भी बॉय, ये भी बॉय। तो बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि हम ये सभी लड़कों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर नाउन अली को देखें तो ये भी बॉय का ही नेम है, लेकिन ये कॉमन नहीं है। ये हम सभी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो भी लड़के हैं, हम क्या सबको अली कह सकते हैं? नहीं, जो अली होंगे सो होंगे। लेकिन बॉय मतलब लड़का, वो हम सबको कह सकते हैं। फिर वो अली हो, अरसलान हो, असलम हो, जो भी हो, सबको हम बॉय कह सकते हैं। तो वो कॉमनली इस्तेमाल होता है, तो इसलिए वो कॉमन नाउन है। लेकिन अली कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता, तो इसलिए वो ख़ास नाम है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इसी तरह कॉमन प्लेस जैसे है होटल। अब जो भी होटल होंगे हम सबको होटल कह सकते हैं, कोई भी होटल हो, ठीक है। लेकिन अगर मक्का होटल की बात करें तो ये प्रॉपर हो गया, क्योंकि मक्का होटल, सभी होटल्स को हम मक्का होटल नहीं कह सकते, ये कॉमनली इस्तेमाल नहीं होता। ये एक पर्टिकुलर नेम है एक पर्टिकुलर होटल का, ठीक है। सो दैट्स वाई दिस इज़ प्रॉपर नाउन है। ओके, और कॉमन थिंग जैसे है पेन। अब देखें, पेन, अगर बाल पेन है तो वो भी पेन है, बुरश पेन होगी, इंक पेन होगी, जो भी पेन होगी हम सबको पेन ही कहते हैं। तो ये कॉमनली इस्तेमाल होता है, पेन पेन पेन, ठीक है। यह भी पेन, यह भी पेन, यह भी पेन। लेकिन अगर बात करें बाल पेन की तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि बाल पेन तो सभी को हम बाल पेन नहीं कहते ना। कोई इंक होगी, कोई बुरश पेन होगी तो सबको हम क्या बाल पेन कहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन एनिमल जैसे है लॉयन, इसकी जगह आप डॉग, हॉर्स कोई भी ले लें तो ये कॉमन है, क्योंकि ये सभी के लिए हम कॉमनली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई अफ्रीकन लॉयन है, इंडियन लॉयन है, पाकिस्तानी लॉयन है तो सबको हम लॉयन ही कहेंगे ना, ठीक है। लेकिन अगर अफ्रीकन लॉयन हम कहें तो ये प्रॉपर हो गया, क्योंकि जो पाकिस्तानी होगा, इंडियन होगा, उसको तो हम अफ्रीकन नहीं कह सकते ना, तो ये प्रॉपर होगा। और इसी तरह अगर हम देखें डॉग को, तो डॉग कॉमन नाउन है, क्योंकि सभी डॉग्स को हम डॉगी कहेंगे। फिर वो ब्लैक डॉग हो, चाहे रेड डॉग हो, ब्राउन डॉग हो, वाइट डॉग हो, जो भी डॉग होगा सबको हम डॉग ही कहेंगे। तो ये कॉमन है, ठीक है, क्योंकि ये सभी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें ब्राउन डॉग तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर, क्योंकि सभी तो ब्राउन डॉग नहीं होते ना, कोई ब्लैक होता है, कोई वाइट, कोई ब्लैक, ये रेड होता है। तो ये ब्राउन डॉग क्या हो जाएगा? प्रॉपर। अब यहाँ पर एक बात, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर नाउन्स को हम हमेशा बिगिन करते हैं कैपिटल लेटर के साथ, फिर भले ही वो सेंटेंस की बिगिनिंग में इस्तेमाल हो या सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस की एंड में। जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर नाउन हम अली को लेते हैं, अगर अली सेंटेंस की बिगिनिंग में होगा तो फिर भी ये जो ए है इसकी
वो कैपिटल होगी। जैसे अली इज़ राइटिंग, अली लिख रहा है। अगर सेंटेंस के बीच में हम ले आए ऐसे, जैसे आई सा अली राइटिंग, मैंने अली को लिखते हुए देखा, तो यहाँ पर भी अली जो ए है अली की, तो वो कैपिटल है, ठीक है। और अगर हम इसको एंड में लेकर आए, जैसे आई सा अली, मैंने अली को देखा, तो फिर भी ये कैपिटलाइज्ड ही होगा, ठीक है। लेकिन कॉमन नाउन सिर्फ तभी कैपिटलाइज्ड होते हैं जब ये सेंटेंस की बिगनिंग में इस्तेमाल होते हैं। अगर ये बीच में या एंड में इस्तेमाल होते हैं तो फिर हम इनको स्मॉल लेटर के साथ बिगिन करते हैं। जैसे हम बॉय को लेते हैं, बॉय कॉमन नाउन है, तो अगर हम इसको सेंटेंस की बिगनिंग में इस्तेमाल करेंगे तो ये बी कैपिटलाइज्ड होगी, अदरवाइज नहीं। जैसे बॉय इज़ राइटिंग, सो हेयर बी इज़ कैपिटल, ओके। अगर ये बॉय बीच में होगा या एंड में होगा तो फिर बी इस्तेमाल होगी। जैसे आई सा बॉय राइटिंग, मैंने लड़के को लिखते हुए देखा, या फिर इसे एंड में लेकर आए तो कैसे होगा, आई सा बॉय, मैंने लड़के को देखा, तो यहाँ पर भी इस्तेमाल है। तो ये पॉइंट जहन में रखिएगा कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज कैपिटलाइज्ड, वेयर एज कॉमन नाउन्स आर ओनली कैपिटलाइज्ड व्हेन दीज आर यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन से आपको, कलेक्टिव जो वर्ड है इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसका मतलब होता है जमा, यानी कोई चीज़ जो इकट्ठी हो, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है, सच थिंग्स विच आर मोर देन वन इन नंबर बट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ होल, यानी ऐसी चीज़ें जो तादाद में नंबर में एक से ज़्यादा होती हैं लेकिन उनको मिलाकर एक नाम के साथ बुलाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लास में होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, तो टीचर उनको एक नाम के साथ बुलाती है, जैसे क्लास अटेंशन, क्लास अटेंशन दीजिए, तवज्जो करें। तो टीचर एक एक नाम नहीं बुलाती, वो एक ही नाम इस्तेमाल करती है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो उस क्लास में होते हैं, वो है क्लास। तो क्लास क्या हुआ, कलेक्टिव, क्योंकि ये नाम एक है लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह हम दूसरे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आर्मी। अब आर्मी कलेक्टिव नाउन है क्योंकि ये नाम एक है लेकिन इसमें बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। इसी तरह पुलिस, सेम एग्जांपल। नेशन, नेशन का मतलब होता है कौम। अब एक कौम में बहुत सारे लोग आ जाते हैं लेकिन नाम एक है, नेशन, ओके। इसी तरह गैलेक्सी, गैलेक्सी का मतलब होता है कहकशां। इसमें हमारे तमाम तर स्टार्स, प्लैनेट्स, सब कुछ इसमें आ जाता है लेकिन नाम एक है, गैलेक्सी। इसी तरह सेंचुरी, ये सेंचुरी का मतलब होता है 100, ये 100 को रिप्रेजेंट करता है लेकिन नाम एक है लेकिन ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, फ्लॉक हम कहते हैं जो झुंड जाता है पंछियों का एक साथ, तो उसको हम फ्लॉक बुलाते हैं। और इसके साथ ये मैंने आपके लिए कुछ कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल दे दिए हैं। नाउ यू मे टेक स्क्रीनशॉट हियर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ये 3 चीज़ों के नाम होते हैं। दीज आर द नेम्स ऑफ क्वालिटीज़, एक्शंस एंड स्टेट्स। क्वालिटीज़ मतलब खुसूसियात के, ये खूबियों के नाम होते हैं, फिर वो मेरिट्स हों या डीमेरिट्स हों, ठीक है, तो ये क्वालिटीज़ के नाम होते हैं। और दूसरा एक्शंस के मतलब कामों के, जो हम काम परफॉर्म करते हैं उनके भी डिफरेंट नेम्स होते हैं, तो वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। और तीसरा स्टैट्स, यानी इंसान की डिफरेंट स्टैट्स होती हैं, वो भी उनके नाम होते हैं, तो वो इसमें आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब क्वालिटीज़ के नाम जैसे बहादुरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी देखें ये नाम है लेकिन ये खासियत का नाम है। एंड दीज आर टेकन फ्रॉम द एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव से लिए जाते हैं। जैसे ब्रेवरी लिया गया है ब्रेव से, ब्रेव मतलब बहादुर, ये एडजेक्टिव है। और दूसरा ब्यूटी, खूबसूरती, ये भी नाम है लेकिन ये खुसूसियत, क्वालिटी का नाम है, तो ये भी एडजेक्टिव से लिया गया है, ब्यूटीफुल से, ठीक है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये भी नाम है लेकिन ये भी एक खासियत का नाम है, ये भी एडजेक्टिव से लिया गया है, ऑनेस्ट, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन व्हिच कम अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिटी, मतलब जो क्वालिटीज के नाम होते हैं। अब एक्शंस के नाम जैसे लॉटर, कहका, ये नाम है लेकिन एक एक्शन का नाम है जो हम परफॉर्म करते हैं, जैसे हा हा हा। और गुस्सा, एंगर, जिसे हम कहते हैं एंगर, तो ये भी नाम है लेकिन ये एक एक्शन का नाम है। और तीसरा थेफ्ट, चोरी, तो ये भी नाम है लेकिन एक एक्शन का नाम है जो हम करते हैं। हम तो नहीं करते, आप भी नहीं करते होंगे, अच्छी बात है। और तीसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस चीज़ का नाम होते हैं, स्टैट्स का नाम, जैसे यूथ, जवानी, इलनेस, बीमारी, पॉवर्टी, गुर्बत, रिचनेस, अमीरी, चाइल्डहुड, बचपना, ओल्डहुड, बुढ़ापा। सो दीज आर द नेम्स ऑफ स्टैट्स। देखें ये इंसान की हालतें होती है ना, कभी इंसान पॉवर्टी की हालत में होता है, गुर्बत की हालत में, कभी जवानी की हालत में होता है, कभी बीमारी की हालत में होता है, कभी अमीरी की हालत में होता है, सो ऑन। सो ये याद रखिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम्स ऑफ 3 थिंग्स, क्वालिटी, एक्शन एंड स्टैट। मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं, दीज आर द नेम्स ऑफ सच थिंग्स व्हिच आर सॉलिड और लिक्विड ऑफ व्हिच अदर थिंग्स आर मेड, यानी ये ऐसी चीज़ों के नाम होते हैं जो सॉलिड होती हैं या लिक्विड और जिनमें से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, आयरन, कॉटन, सिल्वर, वुड, व्हीट, राइस एटसेट्रा, ये सॉलिड में आ जाते हैं। लिक्विड में जैसे वाटर, मिल्क एटसेट्रा। तो ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं, देखें सोना, लोहा, कपास, ये नेम्स हैं लेकिन ये ऐसी चीज़ों के नाम हैं जिनमें से अदर चीज़ें, दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं, मटीरियल नाउन। नोट, मटीरियल नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनको हम गिन नहीं सकते और इनके प्लूरल्स नहीं बना सकते। Those nouns which can be felt through our 5 senses such as
sense of sight, smell, touch, taste and hearing, so those nouns are called concrete nouns. यानी ऐसे nouns जो हमारे 5 senses होते हैं ना, हवास खमसा, उनके थ्रू जिनको हम फील कर सकें तो उनको हम concrete nouns कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, टेबल, सॉन्ग, चॉकलेट एक्सेट्रा. अब आप देखें कि फ्लावर को हम देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, ठीक है. और इसी तरह टेबल को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और सॉन्ग को हम हियर कर सकते हैं, और चॉकलेट को हम देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं. तो आपने देखा कि ये वो नाउन्स हैं जिनको हम अपने 5 सेंसेस के थ्रू फील कर सकते हैं. नाउ 1 सेकंड, हो सकता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ हो कि सर अभी हमने मटेरियल नाउन्स में पढ़ा कि जो गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है, मिल्क है, तो उनको भी तो हम देख भी सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं. तो उनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत इजी है. वो क्या है कि वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं दीज आर अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको हम नंबर्स में गिन नहीं सकते और उनके प्लूरल्स नहीं बना सकते. जैसे हम वाटर को वाटर्स नहीं कह सकते, एक पानी, दो पानी नहीं, और उनका प्लूरल भी नहीं बन सकता वाटर्स, ठीक है. तो वो अनकाउंटेबल होते हैं और उनसे दूसरी चीज़ें बनाई भी जाती हैं, ये भी है, ठीक है. लेकिन कॉन्क्रीट नाउन्स वो होते हैं जो काउंटेबल होते हैं. यही डिफरेंस है इन दोनों में. अब देखें, फ्लावर को हम गिन सकते हैं, एक फूल, दो फूल, और इसका प्लूरल भी बन सकता है फ्लावर्स, ठीक है. इसी तरह टेबल्स, एक टेबल, दो टेबलें. इसी तरह सॉन्ग का भी प्लूरल बन सकता है जैसे सॉन्ग्स, और इसको हम गिन भी सकते हैं नंबर में, एक गाना, दो गाने, तीन गाने, ठीक है. और इसी तरह चॉकलेट भी काउंटेबल नाउन है. सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट नाउन एंड मटेरियल. काउंटेबल नाउन्स बहुत इजी हैं. ये क्या है? वो नाउन्स जिनको हम नंबर्स में गिन सकें और जिनके प्लूरल्स बना सकें तो वो काउंटेबल हैं. एंड ऑन द अदर हैंड वो नाउन्स जिनके प्लूरल्स ना बना सकें और जो नंबर में ना गिने जा सकें तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. एग्जाम्पल आपके सामने है काउंटेबल नाउन्स के, जैसे मोबाइल, बॉल, पेन एक्सेट्रा. सो दीज आर द काउंटेबल नाउन्स. ओके, क्योंकि इनके हम प्लूरल्स भी बना सकते हैं जैसे मोबाइल्स, पेन्स, बॉल्स, और ये गिने भी जा सकते हैं नंबर्स में जैसे एक मोबाइल, दो मोबाइल, तीन मोबाइल, ठीक है. और अनकाउंटेबल नाउन्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? वाटर, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन एक्सेट्रा. सो दीज आर द अनकाउंटेबल नाउन्स बिकॉज इनके प्लूरल्स नहीं बनते और ये नंबर्स में नहीं गिने जा सकते. इनके अपने मेजर्स होते हैं जिनमें इनको तोला जाता है, लेकिन नंबर्स में नहीं गिना जाता है इन्हें. सो दीज वर द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. कंपाउंड का मतलब होता है मिली हुई चीज. नाउ व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? लेट्स हैव अ लुक. दोज नाउन्स व्हिच आर मेड by two or more than two words means when two or more than two words combiningly make a single noun then that one is called a compound noun. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर एक नाउन बनाते हैं तो उसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल. अब यहाँ पर देखें, फुट एक अलग वर्ड है, बॉल एक अलग वर्ड है, तो ये दोनों मिलकर एक नाउन बना रहे हैं फुटबॉल. ओके, इसी तरह फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एक्सेट्रा. सो दीज आर द कंपाउंड नाउन्स. मतलब वो नाउन्स जो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हों तो वो कंपाउंड नाउन्स होते हैं. वेरी सिंपल. तो ये हमने नाउन के 9 काइंड्स को डिफाइन कर दिया. अब डिफाइन करते हैं नाउन जेंडर को. एक्चुअली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन जेंडर. नंबर 1 इज मस्कुलाइन जेंडर, जिसे उर्दू में जिन्स मुज़क्कर कहते हैं. नंबर 2 इज फेमिनाइन जेंडर, जिसे जिन्स मुअन्निस कहते हैं. नंबर 3 इज कॉमन जेंडर, जिसे जिन्स आम कहते हैं. एंड नंबर 4 इज न्यूरल जेंडर, जिसे जिन्स बेजान कहते हैं. मस्कुलाइन जेंडर रिफर्स टू मेल्स. मतलब ये जो मस्कुलाइन जेंडर होते हैं ये मेल यानी नर की तरफ, मर्द की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल बॉय. अब बॉय मेल है, मतलब लड़का, वो मर्द होता है, ठीक है. इसी तरह हॉर्स, डॉग, तो ये क्या है? मेल्स. जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो रिफर करता है फीमेल्स की तरफ. फॉर एग्जांपल बॉय है तो ये मस्कुलाइन जेंडर था, इसकी फेमिनाइन जेंडर क्या होगी? गर्ल, लड़की. तो ये क्या हो गई? जिन्स मुअन्निस, मतलब जो लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, मादा की तरफ, औरत की तरफ. इसी तरह हार्स मस्कुलाइन था, उसकी फेमिनाइन जेंडर क्या होगी? मैरी. मैरी का मतलब होता है घोड़ी, ठीक है. एंड इन द सेम वे डॉग जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है और उसकी फेमिनाइन जेंडर क्या होगी? बिच, मतलब कुत्तिया, ठीक है. तो ये मादा की तरफ इशारा कर रहा है, फेमिनाइन. कॉमन जेंडर रिफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल. यानी जो कॉमन जेंडर होता है जिन्स आम, ये दोनों की तरफ इशारा करता है, मेल की तरफ भी, फीमेल की तरफ भी. मतलब इसमें हमें पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल, दोनों होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट. स्टूडेंट मतलब शागिर्द. अब वो लड़का भी होता है, लड़की भी होती है. इससे हमें पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल, ये दोनों की तरफ इशारा कर रहा है. अदर एग्जाम्पल्स टीचर,
मेल भी होता है फीमेल भी, डॉक्टर मेल भी होता है फीमेल भी, फ्रेंड मेल भी होता है फीमेल भी, एनिमी मेल भी होता है फीमेल भी, चाइल्ड बेबी मतलब बच्चा, ये दोनों होते हैं, मेल भी होता है फीमेल भी। सो दीज वर द कॉमन जेंडर्स, जिससे हमें पता नहीं चल रहा था कि ये मेल है या फीमेल, मतलब ये दोनों होते हैं, दोनों की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन, दीज रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब ये बेजान चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं, मतलब जो भी बेजान चीज़ है, जैसे मोबाइल, टेबल, चेयर, पेन, बुक, मतलब जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेजान चीज़ें हैं, जैसे मोबाइल, टेबल, चेयर, पेन, बुक, एटसेट्रा। सो दीज कम अंडर न्यूट्रल जेंडर, मतलब ये इनकी कोई जिन्स नहीं होती, ना ये मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, ये जिन्स बेजान होते हैं, ठीक है। What is pronoun? Pronoun is a word that is used instead of a noun in the sentence. Pronoun एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो हम जुमले में किसी नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ अली इज़ अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में अली क्या है, एक नाउन है, एक नाम है एक लड़की का, ठीक है। तो अब दूसरा सेंटेंस देखें, मैंने कहा ही इज़ अ गुड बॉय, ये एक अच्छा लड़का है, तो अब यहाँ पर आपने देखा कि हमने नाउन अली की जगह वर्ड ही का इस्तेमाल किया। तो जब भी हम कहते हैं कि अली, अरसलान, नादिर, जब भी हम किसी का नाम लेकर बुलाते हैं तो वो नाम जो होते हैं वो ग्रामर में नाउन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उन नाउन्स की जगह कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये, वो, मैं, तो वो क्या होते हैं, प्रोनाउन। हियर आर अदर एग्जांपल्स, टेबल इज डर्टी, टेबल गंदी है। नाउ इन दिस सेंटेंस टेबल इज द नाउन। नाउ सी, इट इज डर्टी, ये गंदी है। नाउ वी रिप्लेस द वर्ड इट instead of noun table, so that's why this is pronoun. Alia is beautiful. Alia खूबसूरत है. Now in this sentence, Alia is the name of a girl. Okay. Now look at another sentence. She is very beautiful. वो बहुत खूबसूरत है. Now here she is pronoun because it replaced the noun Alia. So that's why this is pronoun. Ali and Akbar are brothers. Ali और अकबर भाई हैं. Here in this sentence there are two nouns, Ali and Akbar. But when I will replace these nouns with a pronoun, then it will be like they are brothers. वो भाई हैं. तो आपने देखा कि हमने इन अल्फाज का इस्तेमाल nouns की जगह किया. So that's why these are pronouns. The very first kind of pronoun is personal pronoun. अब इसको हम personal pronoun क्यों कहते हैं? Because it is used for three persons. First person, second person and third person. फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई एंड वी. अब ये कौन से होते हैं? द पर्सन हु टॉक्स, यानी वो बंदा जो बात कर रहा होता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है. वो फिर या तो मैं होता हूँ आई, या तो मैं बात कर रहा होता हूँ, या फिर हम बात कर रहे होते हैं वी. हम जब एक से ज़्यादा होते हैं, हम एक साथ कोई बात कर रहे होते हैं किसी के साथ, तो वो वी होता है. तो वो आई एंड वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये बात करने वाले होते हैं. एंड सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा? वो यू होता है, ठीक है. वो कौन सा होता है? द पर्सन विथ होम द फर्स्ट पर्सन टॉक्स, यानी वो बंदा जिसके साथ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी बात कर रहे होते हैं, तो वो यू ही होता है. फिर वो यू सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. आप एक भी हो सकते हैं जिसके साथ मैं बात कर रहा हूँ, अब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है. एंड थर्ड पर्सन होते हैं हमारे ही, शी, इट एंड दे. अब ये कौन से होते हैं? द पर्सन अबाउट होम द फर्स्ट पर्सन टॉक्स टू सेकंड पर्सन, यानी वो बंदा जिसके बारे में, अबाउट होम, जिसके बारे में फर्स्ट पर्सन आई एंड वी सेकंड पर्सन के साथ बात कर रहे होते हैं. अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ, ठीक है. एक सेंटेंस आपके सामने है, दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं. अब ये बात किसने की? मैंने, आई, ठीक है. तो ये वही भी कर सकते थे, लेकिन अब मैंने की है आई, तो ये आई क्या है? फर्स्ट पर्सन. और ये बात किसके साथ की मैंने? आपके साथ, ठीक है. आप यू, तो आप क्या हैं? सेकंड पर्सन. और बात किसके बारे में की मैंने? दे, उनके बारे में की, तो दे क्या हुए? थर्ड पर्सन. तो ये तीनों यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मिलकर पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं. यू कैन से पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे. दैट्स इट, ठीक है. अगर आपसे कोई पूछे कि इन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस क्यों कहते हैं, देन यू कैन आंसर, वी कॉल दीज पर्सनल प्रोनाउंस बिकॉज दीज आर यूज्ड फॉर थ्री पर्सन्स. First person, second person and third person. There are three cases of personal pronoun. Number one is subjective case, number second is objective case, and number third is possessive case. Now what is subjective case? In the subjective case, these personal pronouns like I, we, you, he, she, they are placed. Now why are these said to be in subjective case? इनको subjective case में क्यों कहा जाता है? Because whenever these are used in the sentences, जब भी ये sentences में इस्तेमाल की जाते हैं, these are always
यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। ये हमेशा सब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आई गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल, इट गोज़ टू स्कूल। तो आपने देखा कि ये सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स के तौर पर इस्तेमाल हुए हैं। आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का पता ही होगा, आई होप। तो ठीक है, तो जब भी हम इनको सेंटेंसेस में आई, वी, यू, ही, शी, दे को इस्तेमाल करते हैं, देन दे आर ऑलवेज यूज्ड एज सब्जेक्ट्स। सो दैट्स व्हाई दीज आर सेड टू बी इन सब्जेक्टिव केस। ये इन्हें क्या क्या कहा जाता है कि ये सब्जेक्टिव केस में होते हैं, इनकी ये फाइली हालत है, ठीक है। और इनकी ऑब्जेक्टिव केस भी होती है, मतलब जब इनको हम सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं, ठीक है, तो ये चेंज हो जाते हैं। फिर क्या हो जाता है, आई हो जाता है मी, वी हो जाता है अस, यू ही रहता है, दे हो जाता है देम, ही हो जाता है हिम, शी हो जाता है हर, इट हो जाता है इट ही रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट विथ अली, मैं अली के साथ गया। अब इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और अली ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये सब्जेक्टिव केस में है क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है वो है नाउन अली, ठीक है। अगर मैं नाउन अली को सब्जेक्ट में ले आऊँ और सब्जेक्ट आई को ऑब्जेक्ट में ले जाता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा, अली वेंट विथ मी, अली मेरे साथ गया। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने सब्जेक्ट आई को ऑब्जेक्ट में ले आए तो ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया मी में। तो इससे क्या पता चला हमें कि इसकी जो ऑब्जेक्टिव केस होती है वो होती है मी, यानी जब भी हम इसे ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो ये मी हो जाता है। इसी तरह दे वेंट विथ अली, वो अली के साथ गए, अली वेंट विथ देम, अली उनके साथ गया। यू वेंट विथ अली, आप अली के साथ गए, अली वेंट विथ यू, ये सेम ही रहेगा, ठीक है। वी वेंट विथ अली, हम अली के साथ गए, अली वेंट विथ अस, अली हमारे साथ गया। ही वेंट विथ अली, ये अली के साथ गया, अली वेंट विथ हिम, अली इसके साथ गया। शी वेंट विथ अली, वो अली के साथ गई, अली वेंट विथ हर, अली उसके साथ यानी उस लड़की के साथ गया। इट वेंट विथ अली, ये अली के साथ गया, अली वेंट विथ इट, अली इसके साथ गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एंड नाउ द थर्ड केस ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन इज पॉजिटिव केस। पोजीशन का मतलब होता है मिल्कियत दिखाना, यानी ये मेरा है, ये आपका है, ये उसका है, ये इसका है, यानी जिसमें हम पोजीशन दिखाते हैं मिल्कियत की, ये आपका है, ये मेरा है, तो उसको हम पोजीशन कहते हैं। और पॉजिटिव केस का मतलब क्या है कि जिसमें ये प्रोनाउंस अपनी मिल्कियत शो कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई की जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो है माइन, यानी मेरा, जैसे दिस मोबाइल इज़ माइन, ये मोबाइल मेरी है, ठीक है। और वी की पॉजिटिव प्रोनाउन है अर्स, यानी हमारा, दिस मोबाइल इज़ अर्स, ये मोबाइल हमारा है। और दे की पॉजिटिव प्रोनाउन है देयर्स, यानी उनकी, दिस मोबाइल इज़ देयर्स, ये मोबाइल उनकी है, ठीक है। और यू की पॉजिटिव प्रोनाउन है यूअर्स, तुम्हारा, दिस मोबाइल इज़ यूअर्स, ये मोबाइल तुम्हारा है। ही की जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो है हिज, यानी इसका, दिस मोबाइल इज़ हिज, ये मोबाइल इसका है। और शी की जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो है हर्स, दिस मोबाइल इज़ हर्स, ये मोबाइल उसका यानी उस लड़की का है, ठीक है। और इट की इट्स है, जैसे दिस मोबाइल इज़ इट्स, ये मोबाइल इसका है, ठीक है। अब आपके माइंड में होगा कि सर आई का माई भी तो होता है, वी का और भी होता है, दे का देयर भी होता है, यू का यूअर भी होता है, शी का हर भी होता है, तो आपने इनको यहाँ पर क्यों नहीं रखा? मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं रखा क्योंकि हम प्रोनाउन की काइंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये प्रोनाउन नहीं होते, ये होते हैं हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, यानी ये मिल्कियत शो कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी करते हैं। दैट्स वाई दीज आर नॉट द पॉजिटिव प्रोनाउंस, ओके, दीज आर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल, माई कार, अवर कार, यूअर कार, देयर कार, हर कार। तो आपने देखा कि इन्होंने अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी किया है, ये कभी भी विदाउट नाउन इस्तेमाल नहीं किए जाते। दैट्स वाई दीज आर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, ओके। लेकिन आप अगर देखें माइन, अवर्स, योर्स, देयर्स, हर्स, तो ये अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी नहीं कर रहे थे। सो दैट्स वाई दीज आर पॉजिटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वेयर एज रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिलेट the information about a noun
गोइंग बिफोर देम इन द सेंटेंस। यानी ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस जब सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं तो ये अपने से पहले इस्तेमाल होने वाले नाउन की तरफ जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है उनके बाद उसको उसके साथ रिलेट करते हैं। अब ये बात हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूज करे, लेकिन जब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो ये आपको ईजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव एंड रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स ज़्यादातर सेम हैं कुछ के अलावा। जैसे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल हैं व्हाट, व्हिच, वेयर, हु, व्हाई, हुम, हुज। इनकी मीनिंग्स भी लिखी हुई हैं। ठीक है, क्योंकि ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट्स वाई दीज आर फॉलोड बाय द क्वेश्चन मार्क। एंड रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दैट, व्हिच, वेयर, हु, हुम, हुज। यानी इनमें जो व्हाट और वाई है जो मैंने रेड कर दिया है, ठीक है, तो वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस नहीं होते। तो आपने देखा कि इनके एग्जाम्पल्स ज़्यादातर सेम हैं, यानी जो ब्लू कलर में है ये दोनों इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी हैं तो रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन में डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये कहीं पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो कहीं पर रिलेटिव प्रोनाउन। अब वो डिफरेंस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स यूज द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है। व्हिच इज योर मोबाइल? आपका मोबाइल कौन सा है। वेयर इज योर होम? आपका घर कहाँ है। हु इज योर फादर? आपका फादर कौन है। Why is your dress dirty? आपकी ड्रेस गंदी क्यों है। Whom did you tell this? आपने ये किसको बताया। Whose is this car? ये कार किसकी है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये तमाम तरह जो प्रोनाउंस हैं ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए गए। और ये याद रखिएगा कि whenever these are used in the sentences, so those sentences are called interrogative sentences। यानी जहाँ पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो जो सेंटेंस होता है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, सवालिया जुमला। सो दैट्स वाई दीज आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क ये याद रखिएगा कि जब भी ये सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है और वहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क को पुट करते हैं इन द एंड। नाउ देयर इज़ अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, वो ये है कि इसमें जो व्हाट, व्हिच और हुज है ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं। अब वो कौन सी बात है जो इनको इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स बना देती है, वो ये है, ये याद रखिएगा कि जब भी ये व्हाट, व्हिच एंड हुज अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी करते हैं तो वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। जैसे व्हाट कलर डू यू लाइक? कौन सा रंग आप पसंद करते हैं। यहाँ पर कलर नाउन है तो व्हाट ने अपने फ़ौरन बाद नाउन को कैरी किया, कलर को, सो दैट्स वाई इट इज़ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हियर। ओके, क्योंकि आपको पता होगा कि जो वर्ड्स किसी नाउन के मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं। यहाँ पर व्हाट कलर नाउन जो है उसके मतलब इंफॉर्मेशन पूछ रहा है तो ये एडजेक्टिव तो है लेकिन ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये उसके मतलब इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। इसी तरह व्हिच कार इज़ योर्स? कौन सी कार तुम्हारी है। अब व्हिच के फ़ौरन बाद कार नाउन आया, ठीक है, तो ये अब क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। इसी तरह हुज कार इज़ दिस? ये कार किसकी है। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी हुज के फ़ौरन बाद नाउन कार है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों इंटरोगेटिव प्रोनाउंस के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, अब व्हाट के फ़ौरन बाद इज़ वर्ब है, ठीक है, सो दैट्स वाई दिस इज इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। और व्हिच इज़ योर कार, कौन सी कार आपकी है, इसके बाद भी वर्ब इज़ है। और हुज इज़ दिस कार, ये कार किसकी है, तो यहाँ पर भी इज़ है, सो दैट्स वाई यहाँ पर ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। सिर्फ ये तीन ही हैं जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जब भी ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होंगे तो ये अपने फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब्स को पुट करेंगे, ना कि नाउन्स को। जब ये नाउन्स कैरी करेंगे तब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। नाउ लेट्स यूज द एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस। द बुक दैट आई एम रीडिंग इज़ रियली इंटरेस्टिंग, यानी जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो वाकई दिलचस्प है। अब यहाँ पर नाउन है बुक, ठीक है, और दैट यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जो नाउन बुक है इसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट आई एम रीडिंग, जो मैं पढ़ रहा हूँ, इज़ रियली इंटरेस्टिंग, वो वाकई दिलचस्प है। तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये उस नाउन बुक की उसके मतलब है, ठीक है। तो ये दैट उसको उसके साथ रिलेट कर रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इस बुक के बारे में है, ठीक है। द बुक दैट आई एम रीडिंग इज़ रियली इंटरेस्टिंग, जो किताब मैं पढ़ रहा हूँ वो वाकई दिलचस्प है, ठीक है। इसी तरह दिस इज़ द कार व्हिच आई सॉ ऑन द वे, ये वो कार है व्हिच ऐसा जो मैंने देखी ऑन द वे, रास्ते पर। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कौन सी है, आई सॉ ऑन द वे, मैंने रास्ते पर देखी, और ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में है, इस नाउन कार के बारे में। तो आपने देखा कि व्हिच एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो नाउन कार के मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है उसको उसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि वहाँ पर व्हिच सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ पर इसका फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर ये नाउन कार के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको उसके साथ रिलेट कर रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन इसके मुतालिक है।
So that's why this is relative pronoun, okay? Yesterday I went to the park where we met for the first time. Yesterday I went to the park. कल मैं उस पार्क में गया था where we met for the first time, जहाँ हम पहली मर्तबा मिले थे. अब यहाँ पर we met for the first time, हम पहली मर्तबा मिले थे, ये इन्फॉर्मेशन है इस पार्क नाउन के बारे में, ठीक है. और where उसको उस इन्फॉर्मेशन को उसके साथ ऐड कर रहा है कि ये वो पार्क, yesterday I went to the park, कल मैं उस पार्क में गया था, where we met for the first time, जहाँ हम पहली मर्तबा मिले थे, ठीक है. This is the boy who told me about you. ये वो लड़का है जिसने मुझे आपके बारे में बताया. This is the boy, ये वो लड़का है. Boy यहाँ पर नाउन है, ठीक है. Who relative pronoun है क्योंकि ये who told me about you, मुझे आपके बारे में बताया, ये इंफॉर्मेशन है इस boy नाउन के बारे में, ठीक है. और इसको who जो relative pronoun है वो उसको उसके साथ relate कर रहा है. The boy whom you called is my brother. वो लड़का जिसे आपने बुलाया वो मेरा भाई है. अब यहाँ पर whom relative pronoun है क्योंकि ये नाउन जो बॉय है उसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है you called is my brother, जिसे आपने बुलाया वो मेरा भाई है, तो उसको उसके साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है. This is the person whose mobile is lost. ये वो आदमी है जिसका मोबाइल खो गया है. अब यहाँ पर whose का मतलब क्या हुआ कि जिसका, ठीक है. तो ये जो पर्सन नाउन है उसके मतलब जो इन्फॉर्मेशन है मीन्स हिज मोबाइल इज़ लॉस्ट, उसका मोबाइल खो गया है, उसको उस इन्फॉर्मेशन को उस पर्सन नाउन के साथ रिलेट कर रहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इसके मुतालिक है. तो आपने देखा कि ये हैं तो सेम लेकिन इनकी मीनिंग्स में डिफरेंस आ जाता है और ये इनका फंक्शन में भी डिफरेंस आ जाता है. मतलब वहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में वो सवाल पूछ रहे थे, ठीक है. यहाँ पर ये सवाल नहीं पूछ रहे बल्कि नाउन्स की मतलब जो इन्फॉर्मेशन दी गई होती है उसको नाउन्स के साथ रिलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. These pronouns are used to point out or demonstrate people, places, things and animals. And these pronouns always carry verbs right after them. यानी ये जो demonstrative pronoun है, demonstrate लफ्ज़ का मतलब होता है demonstrate मतलब इशारा करना, यानी पॉइंट आउट करना. जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कहा जाता है, पॉइंट आउट भी कहा जाता है, ठीक है. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, यानी वो प्रोनाउंस जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं चीज़ों की तरफ, लोगों की तरफ, जानवरों की तरफ, एटसेट्रा, ठीक है. एंड दीज आर ओनली 4 इन नंबर. दिस, दैट, दीज, दोस. दिस एंड दैट जो होते हैं वो सिंगुलर चीज़ों की तरफ, सिंगुलर पर्सन यानी एक आदमी हो, एक जगह हो, एक चीज़ हो, ठीक है. तो उसकी तरफ हम जब इशारा करते हैं तो दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन दिस का तब इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ सिंगुलर हो और वो नियर हो, आपके करीब हो. और दैट सिंगुलर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन जो चीज़ आपसे फार हो, दूर हो, लेट्स सपोज एक चीज़ है वो आपके नियर है और आप उसकी तरफ इशारा करें, यानी एक कार है जो आपके सामने खड़ी है तो आप कह रहे हैं दिस इज़ कार, ये कार है. आपने दिस का इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि वो कार आपके नियर है. अगर कोई कार आपसे दूर है और आप उसकी तरफ इशारा करें फिर आप दिस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप कहेंगे दैट इज़ कार, वो कार है, ठीक है. सो दिस एंड दैट सिंगुलर चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं. लेकिन ये याद रखिएगा कि दिस तब इस्तेमाल करते हैं जब जिस चीज़ की तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो सिंगुलर हो और वो हमारे नियर हो, करीब हो. और दैट जब कोई चीज़ सिंगुलर हो और हमसे दूर हो तो उसकी तरफ जब हम इशारा करते हैं तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं. एंड दीज एंड दोस आर यूज टू पॉइंट आउट द थिंग्स विच आर प्लूरल, यानी जो चीज़ें एक से ज़्यादा हों, जमा हों, तो जब हम उनकी तरफ इशारा करते हैं तो हम दीज का और दोस का इस्तेमाल करते हैं. एंड इन द सेम वे अगर चीज़ें आपके नियर हैं, ज़्यादा हैं, नियर हैं, तो दीज, जैसे दीज आर कार्स, ये कारें हैं, यानी कारें एक से ज़्यादा हैं, मेरे करीब हैं, तो हम दीज का इस्तेमाल करेंगे. दीज आर द कार्स, ये कारें हैं. अगर वही कारें हमसे दूर हैं, यानी एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं, और हमसे दूर हैं, फार हैं, तो हम कहेंगे दोज आर कार्स, वो कारें हैं. आई बात समझ में. दिस एंड दैट सिंगुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाते हैं. दिस नियर के लिए, दैट फार के लिए. दीज एंड दोज क्या प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल की जाते हैं और दीज जो होता है वो नियर के लिए, दोज फार के लिए. अगर हम इस तरह देखें तो दिस और दीज नियर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, दिस सिंगुलर के लिए, दीज प्लूरल के लिए. एंड इन द सेम वे दैट एंड दोज आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द थिंग्स व्हिच आर far from us, but that is used to point out the singular thing, whereas those is used to point out plural things. So that's all about the demonstrative pronoun. But there is one thing that you have to keep in your mind, वो ये कि यही जो this, that, these, those हैं, ये demonstrative adjectives भी होते हैं. हाँ, वो तब होते हैं जब ये अपने फ़ौरन बाद nouns को कैरी करते हैं. अब यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए इनमें या तो इनके फ़ौरन बाद is है या are है, तो ये दोनों is और are ये क्या है, verbs हैं. So that's why these are demonstrative pronouns here. But अगर इनके फ़ौरन बाद noun होता, for example
दिस कार इज़ माइन, ये कार मेरी है। दैट कार इज़ योर्स, वो कार तुम्हारी है। दीज कार्स आर रेड, ये कारें रेड हैं। तो आपने देखा कि इनके फ़ौरन बाद अब नाउन कार है, सो दैट्स वाई दीज आर नॉट द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस नाउ दीज आर डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, क्योंकि इनके फ़ौरन बाद नाउन है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इनके फ़ौरन बाद वर्ब हों तो ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे, अगर नाउन्स हैं तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट द डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इंडेफिनाइट जो वर्ड है इसका मतलब होता है यानी अननोन, यानी वो चीज़ जिसके बारे में हमें पता ना हो, ना मालूम। यानी अब आपको ज़्यादातर इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यानी इंडेफिनाइट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ अननोन नाउन्स, यानी ऐसे प्रोनाउंस जो नामालूम नेम्स की जगह, नामालूम नाम जो होते हैं उनकी जगह जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उनको हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस कहते हैं। देखें, जो अल्फाज नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं तो वो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। और वो नाउन्स जिनका हमें पता नहीं, यानी किसी चीज़ का नेम है, किसी पर्सन का नेम है, उसका मुझे नेम नहीं आ रहा, मुझे उसका नेम पता नहीं, तो उसकी जगह जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा ना वो हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहलाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। Instead of unknown persons, we use these words such as everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody। यानी जिन persons के हमें नेम नहीं आ रहे होते या हम खुद शो नहीं कर रहे होते तो उनकी जगह हम इन अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। एंड इंस्टेड ऑफ अननोन प्लेसेस, यानी जिन जगहों के नेम्स हमें नहीं आ रहे होते या हम मेंशन नहीं कर रहे होते तो उनकी जगह एवरीवेयर यानी हर जगह, एनीवेयर कहीं पर भी, समवेयर यानी किसी जगह, तो हम इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ अननोन थिंग्स, यानी जिन चीज़ों के हमें नेम्स ना आते हों या हम शो नहीं कर रहे होते तो उनकी जगह एवरीथिंग यानी हर चीज़, एनीथिंग कोई भी चीज़, समथिंग कोई चीज़, तो इन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ लेट्स यूज़ दिस इनटू द सेंटेंसेस। एवरीवन मस्ट ईट, ड्रिंक एंड ब्रेथ, हर किसी को लाजमन खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए और सांस भी लेनी चाहिए। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ एवरीवन है ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, क्योंकि देखें एवरीवन में हर कोई आ जाता है। अब हर कोई जो होगा, जो उसमें आ जाते हैं उनके नेम्स ज़रूर होंगे, लेकिन वो नेम्स यहाँ पर मेंशन नहीं है, वाज़े नहीं है कि इस एवरीवन में हर कोई में कौन कौन होगा। तो ये नाउन्स की जगह इस्तेमाल हुआ है, दैट्स वाई दिस इज़ प्रोनाउन, बट दिस इज़ इंडेफिनाइट प्रोनाउन बिकॉज नेम्स आर नॉट मैंशनड, वो वाजे नहीं है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस एनीवेयर। अब यहाँ पर जो वन है इसका मतलब है वन कैन स्टार्ट, कोई भी स्टार्ट कर सकता है, कोई भी। अब यहाँ पर जो वन है ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन है क्योंकि ये अननोन पर्सन की जगह इस्तेमाल किया गया है, मतलब कोई भी। अब कोई भी में कोई भी आ सकता है, यहाँ पर नेम मेंशन नहीं है, लेकिन जो भी होगा उसका कोई ना कोई नाम होगा जिसकी जगह हमने ये वन इस्तेमाल किया है। सो दैट्स वाई दोज वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। तो ये प्रोनाउन है लेकिन ये इंडेफिनाइट है क्योंकि नेम मेंशन नहीं है कि कौन होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो एनीवेयर है ये इसका मतलब है कि वन कैन स्टार्ट अ बिज़नेस एनीवेयर, कोई कहीं पर भी, किसी जगह पर भी, कहीं पर भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। तो ये एनीवेयर क्या है, ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन है एक अननोन प्लेस का, मतलब कोई भी जगह, उसको हमने मेंशन नहीं किया, उसका नेम मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो भी जगह होगी उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो ये नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। सो दैट्स वाई दिस इज़ प्रोनाउन, बट दिस इज़ इंडेफिनाइट प्रोनाउन क्योंकि उस जगह का नाम मेंशन नहीं है। आई डोंट लाइक एवरीथिंग, मुझे हर चीज़ पसंद नहीं है। अब यहाँ पर एवरीथिंग क्या है, इंडेफिनाइट प्रोनाउन है एक अननोन थिंग का, मतलब जो भी एवरीथिंग में आ जाती हैं, हर चीज़ें, उनके नेम्स मेंशन नहीं है। सो दैट्स वाई दिस इज़ इंडेफिनाइट प्रोनाउन ऑफ अ इंडेफिनाइट और अननोन नाउन। एनीबडी कैन इम्प्रूव देयर इंग्लिश, कोई भी अपनी इंग्लिश सुधार सकता है, इम्प्रूव कर सकता है। अब यहाँ पर एनीबडी भी अननोन नेम्स की जगह इस्तेमाल हुआ है, यानी कोई भी, उसमें कोई भी आ सकता है, जो भी होगा उनके नेम्स ज़रूर होंगे, तो उसकी जगह ये इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये प्रोनाउन है लेकिन ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, ठीक है। एनीवन कैन डू इट, कोई भी इसे कर सकता है। अब कोई भी यानी जो भी होगा उनके नेम्स होंगे, उनकी जगह ये इस्तेमाल हुआ है, ये प्रोनाउन है लेकिन ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन है क्योंकि जो भी होंगे वो उनके नेम्स हमें पता नहीं है, कोई भी हो सकता है। एनीवन कैन डू देयर बिजनेस एनीवेयर, यानी कोई भी कहीं पर भी बिजनेस कर सकता है। अब यहाँ पर एनीवन भी जो है इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, अननोन पर्सन की जगह इस्तेमाल हुआ है, और एनीवेयर ये भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन है क्योंकि ये एक अननोन प्लेस की जगह इस्तेमाल हुआ है। समवन इज़ सिंगिंग माई फेवराइट सॉन्ग, कोई मेरा पसंदीदा गाना गा रहा है। अब यहाँ पर जो समवन है ये एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है क्योंकि ये उस शख्स की तरफ इशारा कर रहा है जिसका नेम हमें या तो पता नहीं या आ नहीं रहा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि कोई मेरा पसंदीदा गाना गा रहा है। अब जो वो है उसका कोई ना कोई नाम होगा, तो उसकी जगह हमने ये समवन इस्तेमाल किया, तो ये प्रोनाउन है क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वो नाम हमें पता नहीं। सो दैट्स वाई दिस इज़ इंडेफिनाइट प्रोनाउन। आई बात समझ में। समबडी लव्स मी, कोई मुझसे प्यार करता है। अब कोई है जो करता है, उसका नेम मैंने मेंशन नहीं किया,
या तो मुझे पता नहीं, या मैंने खुद जानबूझकर उसको मेंशन नहीं किया, उसकी जगह उसका कोई ना कोई नाम है तो उसकी जगह ये वर्ड समबडी इस्तेमाल किया मैंने, तो ये प्रोनाउन है, लेकिन उसका नाम मैंने मेंशन नहीं किया तो ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। ठीक है। समवेयर अ लार्क इज सिंगिंग, कहीं पर एक लार्क ये बर्ड का नेम होता है, इसको चंडोल कहते हैं उर्दू में। समवेयर अ लार्क इज सिंगिंग, कहीं पर जो चंडोल है वो गा रही है। अब यहाँ पर समवेयर भी एक इंडेफिनाइट प्रोनाउन है, क्योंकि ये हमने एक ऐसी जगह के लिए इस्तेमाल किया जिसका नेम हमें नहीं पता या नहीं आ रहा। ठीक है, तो उसकी जगह हमने समवेयर कहा। सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इंडेफिनाइट प्रोनाउंस। नाउ लेट्स डिफाइन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। इन दोनों को भी हम साथ डिफाइन करेंगे, क्योंकि इनके जो एग्जांपल्स हैं वो एग्जैक्टली सेम है। मतलब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं वही एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं। अब वो कौन से हैं? माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ। यहाँ पर जो योर है ये सिंगुलर है। ठीक है। इट्स सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ, योर सेल्फ्स। यहाँ पर योर प्लूरल है। अब ये बनाए कैसे जाते हैं? इनमें हम यानी माई, हिम, हर, योर सिंगुलर में और इट में सेल्फ सफिक्स ऐड करते हैं, तो ये माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ बन जाते हैं। ठीक है। और जब हम आर, देम और योर प्लूरल में सेल्व्स सफिक्स ऐड करते हैं तो ये बन जाते हैं आर सेल्व्स, देम सेल्व्स, योर सेल्व्स। अब ये दोनों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस भी होते हैं। ठीक है। अब डिफरेंस इनके फंक्शन में होता है, जिसकी वजह से ये कहीं पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो कहीं पर एम्फेटिक प्रोनाउंस के तौर पर। अब वो डिफरेंस कैसे हम फाइंड करें, इसके लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप देने जा रहा हूँ। ठीक है। और उस टिप की मदद से जब भी आपको कहा जाएगा कि ये बताइए कि सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या एम्फेटिक, तो आप फ़ौरन से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक। ठीक है। अब वो टिप कौन सी है अभी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रिफ्लेक्ट बैक द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट टू इटसेल्फ। यानी जब ये प्रोनाउंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ये उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, डोर ऑफ एक्शन होता है, उसका जो एक्शन होता है ये प्रोनाउंस क्या करते हैं, उसका एक्शन उसी पर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कट माई सेल्फ, दे ब्लेम्ड देम सेल्व्स। अब इस एग्जाम्पल को देखें, आई कट माई सेल्फ, मैंने खुद को काटा। अब यहाँ पर देखें डोर ऑफ एक्शन कौन सा है, यानी काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन सा है, आई, मैं हूँ। ठीक है। और मैंने काम कौन सा किया, कट, काटा। काटा किसको? माई सेल्फ, खुद को। ठीक है। तो देखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है, तो यही पहली साइन है कि जब भी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो वो वहाँ पर एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। यानी उस सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है और उसके काम का जो असर ले रहा होता है, ठीक है, वो सेम पर्सन होते हैं। आई बात समझ में? यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है। और दूसरा एग्जांपल देखें, दे ब्लेम देमसेल्फ, उन्होंने खुद पर इल्ज़ाम लगाया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, दे, यानी काम करने वाले वो हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले वो हैं, और उन्होंने काम कौन सा किया, इल्ज़ाम लगाने का, ब्लेम्ड, तो ये वर्ब है। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया किस पर, देमसेल्फ, खुद पर। देखें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर्सन है, तो यहाँ पर देमसेल्व्स क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जो उनका एक्शन था ब्लेम यानी इल्ज़ाम लगाने का, उसको उन्हीं पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यानी इल्ज़ाम लगाने वाले ये यही है और जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया वो भी यही है। आई बात समझ में? अब आप इन सब को भी इस्तेमाल कर सकते हैं एग्जांपल्स में, जैसे ही कट हिमसेल्फ, उसने खुद को काटा। शी कट हर सेल्फ, उस लड़की ने खुद को काटा। यू कट योर सेल्फ, यानी तुमने खुद को काटा, यहाँ पर यू सिंगुलर है। ठीक है। इट कट इट सेल्फ, उसने खुद को काटा। वी कट आवर सेल्व्स, हमने खुद को काटा। दे कट देम सेल्व्स, उन्होंने खुद को काटा। यू कट योर सेल्व्स, आपने खुद को काटा, यहाँ पर यू प्लूरल है। ठीक है। अब जब यही प्रोनाउंस एम्फेटिक प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो इनके फंक्शन में डिफरेंस होता है। मतलब ये सब्जेक्ट का एक्शन उसी पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं करते, तो ये क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। These emphatic pronouns are used to put more stress over subjects। यानी जब ये प्रोनाउंस सेंटेंसेस में emphatic pronouns के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो ये क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं डोर ऑफ एक्शन, उन पर ज़्यादा स्ट्रेस दिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब जो वो काम कर रहे होते हैं हम उसमें स्ट्रेस दिलाते हैं, मतलब कि ये काम इसने ही किया है, इसने खुद ही किया है, मैंने खुद ही किया है। ठीक है। यानी हम ताकीद दिलाते हैं जब बात में,
तो तब ये प्रोनाउंस इस्तेमाल किए जाते हैं। अब एम्फेटिक का मतलब ही एम्फेसिस है, मतलब ताकीद देना, स्ट्रेस यानी ज़ोर लगाना किसी बात पर जब हम किसी को यकीन दिलाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, मैंने खुद ही नाश्ता तैयार किया। अब यहाँ पर देखें सब्जेक्ट कौन सा है, डूअर ऑफ एक्शन, काम करने वाला कौन सा है, आई, मैं, ठीक है। और मैंने काम कौन सा किया, प्रिपेयर्ड, तैयार किया, तो ये वर्ब है। अब तैयार क्या किया, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है ये दोनों सेम पर्सन नहीं है, सेम थिंग्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो माई सेल्फ इस्तेमाल हुआ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं है, क्योंकि जो सब्जेक्ट का एक्शन है प्रिपेयर्ड, ये उस पर रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा ना। वो तब कर रहा होता जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, हालांकि यहाँ पर ये सेम नहीं है। तो ये किस लिए इस्तेमाल हुआ है, फिर ये सब्जेक्ट आई पर जोर दिलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है कि मतलब ये मैंने खुद ही तैयार किया है, मतलब आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, मैंने खुद ही नाश्ता तैयार किया है। देखिए अगर माई सेल्फ को हटाएं तो ये कैसे होगा, आई प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, तो ये सिंपल सी बात हो जाती है कि मैंने नाश्ता तैयार किया, इसमें कोई ज़ोर नहीं है। लेकिन जब कोई बात हमारी नहीं मान रहा होता, हम किसी को यकीन दिलाते हैं तो अपनी बात पर जोर लगाते हैं, तो फिर हम ये प्रोनाउंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे आई माई सेल्फ प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट, मैंने खुद ही ये नाश्ता तैयार किया। आई बात समझ में। तो यहाँ पर आपने देखा कि इनके फंक्शन में डिफरेंस है। वहाँ पर वो सब्जेक्ट के एक्शन को उसी पर रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, ठीक है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट पर जोर लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। इसीलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउंस के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है। अब इन सब को आप इस्तेमाल करें, देखें ही हिमसेल्फ ड्रोव द कार, उसने खुद गाड़ी चलाई। आप इसको सेंटेंस की एंड में भी ले जा सकते हैं, जैसे ही ड्रोव द कार हिमसेल्फ, उसने खुद गाड़ी चलाई। तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, आप दोनों कर सकते हैं, पहले भी रख सकते हैं सब्जेक्ट के फौरन बाद और इन द एंड भी रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब वो मैं आपको टिप बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से आप इनको फ़ौरन से आइडेंटिफाई करेंगे। वो कौन सी है, जब भी आपको सेंटेंस में ये प्रोनाउंस दिए जाएं और कहा जाए कि इनको डिफ्रेंशिएट करें, यानी ये बताएं कि ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, तो आप क्या करेंगे, आप फ़ौरन से उस सेंटेंस में से उसको रिमूव कर देंगे, यानी इन प्रोनाउंस को रिमूव कर देंगे। फिर देखें अगर उसके रिमूव करने के बावजूद भी वो मीनिंग कंप्लीट दे रहा है, सेंस मुकम्मल दे रहा है, तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। अगर उसके हटाने से सेंस अधूरा हो जाता है, मीनिंग कंप्लीट नहीं आ रही, तो आप समझ आएंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ था। फॉर एग्जांपल अब एम्फेटिक प्रोनाउन की साइड में से हम इसको रिमूव करते हैं, जैसे आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, माई सेल्फ को रिमूव करें तो ये कैसे होगा, आई प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता तैयार किया। तो देखें सेंस क्लियर है, मीनिंग क्लियर है, सो दैट्स वाई दिस इज एम्फेटिक प्रोनाउन हेयर। अब देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरफ से हम हटाते हैं इनको, आई कट माई सेल्फ, मैंने खुद को काटा। अब माई सेल्फ को रिमूव करें, आई कट, मैंने काटा, क्या काटा, यानी सेंस अधूरा है, कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल भी देखें, दे ब्लेम्ड, हमने देम सेल्व्स को रिमूव किया, दे ब्लेम्ड, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, किस पर लगाया, यानी सेंस अधूरा है, कंप्लीट सेंस नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये यहाँ पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है, ठीक है। These distributive pronouns are used to refer the members of a group separately or one at a time। यानी ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ये किसी ग्रुप के मेंबर्स को अलहदा से उनकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या एक साथ ही उनकी तरफ इशारा भी कर देते हैं, ठीक है, कभी कभी। एंड दीज आर ईच, मतलब हर एक, ईदर मीन्स कोई भी एक, दो में से कोई भी एक, नीदर मीन्स दो में से कोई भी नहीं, ठीक है, एनी मीन्स कोई भी एक लेकिन दो से ज़्यादा चीज़ें हैं, उनमें से कोई भी एक तो एनी, अगर दो में से कोई भी एक होगा तो ईदर, ठीक है, ये याद रखिएगा। एवरीवन यानी हर एक, एंड बोथ यानी दोनों, ठीक है। नाउ लेट्स यूज दीज इनटू द सेंटेंसेस। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फॉर देयर अचीवमेंट्स, यानी शागिर्दों में से हर एक ने अपनी अचीवमेंट के लिए सर्टिफिकेट रिसीव किया, हासिल किया। यानी यहाँ पर ग्रुप कौन सा था, स्टूडेंट्स का था, उनमें से हर एक की तरफ इशारा किया जा रहा है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स,
शागिर्दों में से हर एक ने अलग अलग से, ठीक है, रिसीव किया। अनदर एग्जाम्पल, यू कैन चूज ईदर ऑफ द टू बुक्स टू रीड फॉर योर असाइनमेंट। आप अपनी असाइनमेंट के लिए इन 2 किताबों में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अब ईदर का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि जो चीज़ें हैं जिनमें से हम चूज़ कर रहे हैं वो 2 हैं, यानी वो बुक्स 2 हैं। अगर 2 से ज़्यादा होते तो फिर हम एनी का इस्तेमाल करते, जैसे यू कैन चूज़ एनी ऑफ द अवेलेबल कलर्स फॉर योर न्यू कार। आप अपनी नई कार के लिए इन अवेलेबल कलर्स में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। एनी का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जो अवेलेबल मौजूद कलर्स हैं वो 2 से ज़्यादा हैं। अगर सिर्फ 2 होते तो फिर हम ईदर का इस्तेमाल करते। तो आपने देखा कि ये जो वो कलर्स हैं उनमें से हर एक की तरफ इशारा कर रहा है एनी, ठीक है, कि इनमें से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हैं। और इधर भी 2 थे किताब, तो उन दोनों में से हर एक की तरफ इशारा कर रहा है कि इन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, एवरी वन ऑफ यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। तुम में से हर एक काम को वक्त पर मुकम्मल करने का जिम्मेदार है। तो एवरीवन भी यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लास्ट एग्जांपल देखें इसका, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स अटेंडेड द ग्रेजुएशन सेरेमनी। जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है ना, जो लड़के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो इन द एंड उसकी सेरेमनी रखी जाती है, ठीक है। तो ये लड़का कह रहा है कि बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन में से दोनों ने, मीन्स मम्मी डैडी ने, दोनों ने मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी में शिरकत की, अटेंड किया उसको, ठीक है। तो बोथ भी क्या है, उन पेरेंट्स में से दोनों की तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों, उनमें से दोनों ने, बोथ ऑफ देम। डियर स्टूडेंट्स अटेंशन प्लीज़, यहाँ पर तवज्जो दीजिएगा क्योंकि यही जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं, ईच, ईदर, नीदर, एवरी, एनी, बोथ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं। वो तब होते हैं जब ये अपने फ़ौरन बाद नाउंस को कैरी करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि इन एग्जाम्पल्स में इनके फ़ौरन बाद नाउंस नहीं है। यहाँ पर है ईच ऑफ द, नीदर ऑफ द, ईदर ऑफ द, तो इनके फ़ौरन बाद नाउंस नहीं है, ठीक है। तो अगर इनके फ़ौरन बाद हम नाउंस को करें, जैसे पहला एग्जाम्पल था ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑफ द को हटाएं तो ये होगा ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फॉर देयर अचीवमेंट। अब यहाँ पर एक बात आप नोट करें, अगर हम ईच ऑफ द कहेंगे तो वो जो नाउन होता है, जो यहाँ पर स्टूडेंट है, तो वो प्लूरल होता है। अगर ऑफ द हम रखते हैं, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कहते हैं हम, ठीक है, वो प्लूरल रखते हैं। अगर हम ऑफ द को हटाते हैं, ईच के फ़ौरन बाद नाउन को ले आते हैं, तो फिर वो नाउन सिंगुलर होता है। जैसे ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट फॉर देयर अचीवमेंट। यहाँ पर अब ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नाउन आ गया, ठीक है। इसी तरह यू कैन चूज़ ईदर बुक, ना कि बुक्स। बुक्स तब होता जब ऑफ द होता, ईदर ऑफ द बुक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंगुलर बना देंगे, यू कैन चूज़ ईदर बुक टू रीड फॉर योर असाइनमेंट। अब यहाँ पर ईदर क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नीदर कैंडिडेट हैड द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस फॉर द जॉब। एवरी एम्प्लॉय इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग देयर टास्क ऑन टाइम। यहाँ पर एवरी के फ़ौरन बाद एम्प्लॉय नाउन है, ठीक है। तो ये एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। यू कैन चूज़ एनी कलर फॉर योर न्यू कार। एनी कलर, ना के कलर्स, ठीक है, क्योंकि जब हम इनके फ़ौरन बाद नाउन को ले आते हैं तो वो सिंगुलर होता है, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर एनी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। बोथ मम्मी एंड डैडी अटेंडेड द ग्रेजुएशन सेरेमनी। अब इसके फ़ौरन बाद भी मम्मी डैडी क्या है, नाउन है, तो ये भी अब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन shows the mutual action of two or more than two subjects and they react on each other or one another। यानी ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, ये 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का मिला हुआ मुश्तरक का काम दिखाते हैं और वो एक दूसरे पर उनका रद्द अमल भी होता है। अब ये आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ मैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस सिर्फ 2 होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। अगर इनकी उर्दू में मीनिंग देखें तो वो सेम होती है, इन दोनों की मीनिंग है एक दूसरे, लेकिन इंग्लिश में इनकी मीनिंग में डिफरेंस है, इनके फंक्शन में डिफरेंस है। वो कौन सा, चले इनको सेंटेंसेस में पहले इस्तेमाल करते हैं। दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। दे लव वन अनदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब आप इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनकी मीनिंग तो सेम आ रही है उर्दू में, लेकिन इनके फंक्शन में डिफरेंस है। वो क्या, दे लव ईच अदर का मतलब है कि जो प्यार करने वाले हैं वो सिर्फ 2 हैं, मीन्स 2 पर्सन्स हैं
जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर मैंने ईच अदर का इस्तेमाल किया, मीन्स दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, मीन्स प्यार करने वाले सिर्फ दो हैं। अगर दो से ज़्यादा होते हैं तो फिर हम ईच अदर का इस्तेमाल नहीं करते, हम कहते हैं वन एंड अदर। जैसे फॉर एग्जांपल प्यार करने वाले 4-5 हैं तो हम कहेंगे दे लव वन एंड अदर, वो एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं। अब ये वन एंड अदर हमें ये बता रहा है कि जो प्यार करने वाले हैं वो दो से ज़्यादा हैं, फिर जितने भी हों, ठीक है। इसी तरह इनको दूसरे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। दे वर लुकिंग फॉर वन एंड अदर इन द जंगल, वो जंगल में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर आप बताइए कि वन एंड अदर क्या बता रहा है हमें, कि जो ढूंढ रहे थे एक दूसरे को वो दो थे या दो से ज़्यादा? दो से ज़्यादा थे, वेरी गुड। क्योंकि हमें पता है कि वन एंड अदर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब सब्जेक्ट्स दो से ज़्यादा हों। अब ये जो जंगल में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे वो दो से ज़्यादा थे जो एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, ठीक है। अगर इसकी जगह ही हम ईच अदर को ले आते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। जैसे दे वर लुकिंग फॉर ईच अदर इन द जंगल, वो जंगल में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे। अब इसकी कॉन्सेप्चुअल मीनिंग चेंज हो गई, मतलब हमें पता चल गया कि जो ढूंढने वाले थे वो सिर्फ दो थे, दो से ज़्यादा नहीं थे। आई बात समझ में? अब डेफिनेशन को इसके साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं ईच अदर और वन एंड अदर, ये दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का मिला हुआ काम दिखाते हैं, मुश्तरका काम। मुश्तरका काम से मुराद क्या है? मतलब एक ऐसा काम जो वो भी करता है तो वो भी करता है एट द सेम टाइम। जैसे दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब दो हैं, ठीक है, वो उसके साथ प्यार करता है और वो भी उसके साथ करता है, यानी ये ऐसा काम है जो दोनों एक साथ करते हैं। और दे रिएक्ट ऑन ईच अदर का मतलब क्या था? वो एक दूसरे पर उनका रद्द-ए-अमल होता है, मतलब जो काम वो उसके साथ करता है वही वो भी उसके साथ करता है। आई बात समझ में? तो जी देखा आपने, मैंने कहा था ना आपको कि ये तमाम तर कॉन्सेप्ट्स मैं आपके गारंटी के साथ क्लियर कर दूंगा। तो मैंने आपके नाउन, जेंडर और प्रोनाउन और उनके तमाम तर काइंड्स के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल ईजी वे में क्लियर कर दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, अगर नहीं किया तो कर दें ऐसी और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।